हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अगले टॉपिक में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत राजपूत सामंतों की स्थिति में जो परिवर्तन आया, या हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द राजपूत नोबाइलिटी अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम इस संदर्भ में बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। इससे पूर्व क्या व्यवस्था थी। तो 16वीं सदी के मध्य तक लगभग सभी राजपूत राज्यों के संगठन में कुलीय भावना की प्रधानता थी। राज्य का स्वामी होने तथा कुल का नेता होने के कारण शासक का विशेष महत्व होता था। उसके अधिकांश सामंत उसी के वंश की विविध शाखाओं के मुखिया होते थे। हम आगे बात करें ब्रिटिश नीति की, तो जहाँ तक ब्रिटिश नीति का सवाल है, वह परिस्थितियों के अनुसार निरंतर बदलती रही, क्योंकि उसकी नीति का मुख्य ध्येय शासकों और सामंतों की आपसी कलह में किसी पक्ष विशेष का समर्थन करने की नहीं थी, अपितु दोनों पक्षों की शक्ति को क्षीण करके दोनों को ही अपना आश्रित बनाकर राज्यों के आंतरिक शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की थी, ताकि वह अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की वृद्धि कर सके। हम बात करें खालसा भूमि की समस्या, ये क्या थी। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के पहले या इससे पूर्व शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए कई सामंतों ने खालसा भूमि पर बलात् अधिकार कर लिया। शासक लोग अब ऐसी भूमि को पुनः प्राप्त करने के इच्छुक थे, परंतु सामंत लोग अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। बीकानेर, उदयपुर और जयपुर राज्यों में यह समस्या अधिक गंभीर थी। फिर बात करते हैं सैनिक सेवा की। तो शासकों और सामंतों के आपसी कलह का एक मुख्य विषय था सामंतों द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सैनिक सेवा। चूंकि ब्रिटिश सरकार का मुख्य ध्येय सामंतों की शक्ति को कम करके अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करना था, अतः इस विवाद में उसने सामंतों का साथ न देकर शासकों का पक्ष लिया। फिर हम बात करते हैं उत्तराधिकार शुल्क की। तो उत्तराधिकार शुल्क राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता था। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना इत्यादि इत्यादि। अन्य राज्यों की अपेक्षा यह शुल्क जोधपुर राज्य में सामंतों एवं शासकों के मध्य कलह का कारण बना, क्योंकि शासक लोग मनमाने ढंग से शुल्क में बढ़ोतरी करते गए। फिर हम बात करें सामंतों की शासकों के साथ समानता की मांग उठने लगी। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद जब कुछ राजाओं ने अपने सभी सामंतों की शक्ति को कुचलकर अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, तो सामंत लोग असमंजस में पड़ गए। अब हम बात करते हैं सामंतों के अधिकारों में कमी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंतों को अपने अपने क्षेत्रों में बहुत से अधिकार प्राप्त थे, जिनकी वजह से उनका जागीरी क्षेत्र की अपनी प्रजा पर मजबूत नियंत्रण कायम था। ब्रिटिश सरकार के सुझावों पर राजाओं ने धीरे धीरे नए नए कानूनों के द्वारा उनके आधार को नष्ट करने का प्रयास किया। यदि हम मध्ययुगीन सामंतवाद की बाह्य छवि की प्रभावोत्पादकता की बात करें, तो बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा और राज्यों के कुलीय संघर्षों में उनके सैनिक सहयोग का महत्व बढ़ा चढ़ा था, परंतु अपनी उन्नति की चरम सीमा के दिनों में भी उनकी वास्तविक स्थिति काफ़ी दुर्बल थी। लगभग सभी राज्यों में प्रशासन की बागडोर कुलीय सामंतों के हाथों में कभी नहीं दी गई। राज्यों के प्रबंध कार्यों में हमेशा गैर राजपूतों को महत्व दिया जाता रहा, जैसे कि जयपुर में सिंधी परिवार, उदयपुर में ओसवाल, जोधपुर में भंडारी तथा सिंधी, बीकानेर में ओसवाल, मेहता परिवारों को मुख्यतः शासन कार्य का दायित्व सौंपा जाता था। कई बार ब्राह्मणों को भी यह दायित्व सौंपा जाता रहा, परंतु राजाओं के अविश्वास की वजह से अपने सगे संबंधियों तथा बंधु बांधवों को इस उत्तरदायित्व से दूर ही रखा। सामंतों की उपयोगिता तभी तक थी जब तक कि राजा उनके स्थान और महत्व को स्वीकार करता रहे। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद जब बाह्य आक्रमणों तथा कुलीय संघर्षों का भय समाप्त हो गया, तो राजाओं को उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं रही। अब सामंत लोग उनके दरबारों की शोभा मात्र बनकर रह गए थे, और यही कारण है कि सामंत लोग नई राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, परंतु ब्रिटिश समर्थन से युक्त राजाओं के विरुद्ध वे कोई कदम उठाने की स्थिति में भी नहीं थे।
अतः उनके सामने सर्वोच्च सत्ता के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने स्वार्थों की रक्षा करने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं खुला था। धन्यवाद। इस वीडियो और टॉपिक में इतना ही।